गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम हमारे प्रतिनिधि राजनीति विचारक हॉब्स का हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हॉब्स हमारे एक समझौतावादी विचारक हैं। पिछली कक्षा में हम उनकी जीवन परिचय से संबंधित अध्ययन किया, उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम से संबंधित हम प्रकाश डाला उस पर। देखिए, कुछ उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे डी सीवे, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, लेवियाथन, डी कॉर्पोरे, डी होमिने, मैन एंड सिटीजन, बेथल होम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है लेवियाथन। लेवियाथन में अपने संपूर्ण विचार प्रदान किए हैं, इसलिए लेवियाथन कई बार आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बारे में काफ़ी प्रश्न भी आए हुए हैं, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। लेवियाथन है, डी सीवे है, एलिमेंट्स ऑफ लॉ है, डी कॉर्पोरे, इन 3-4 नाम आपको याद हमेशा के लिए रखने हैं। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी राजनीतिक विचारक हो, व्यक्ति हो, हमेशा अपने जीवन में, अपने साहित्य, अपने विचारों पर, अपने आसपास के जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उसका बेहद रूप से प्रभाव पड़ता है, बेहद रूप से उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि जिस समय हॉब्स का जन्म हुआ उस समय एक तरफ तो स्पेन ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया ऑलमेडा के युद्ध में। दूसरा, आप देखेंगे कि तत्कालीन समय में गृह युद्ध से भी ग्रसित था इंग्लैंड, यानी राजा और गणतंत्र संसद के मध्य बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। यही नहीं, वहाँ के शासक चार्ल्स प्रथम को या उनकी हत्या करके जिस प्रकार से क्रॉमवेल के नेतृत्व में वहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित हुई, जो खूनी क्रांति हुई, इससे इनको बहुत बड़ा एक भय, डर पैदा हो गया और वो चाहते थे कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हो जिसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो और सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कोई हो सकती है तो वो राजतंत्र की प्रणाली ही हो सकती है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति होता है और सब कुछ शक्ति अपने पास रखते हुए वो अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था का संचालन कर सकता है। जब ये राजतंत्र के समर्थन की बात क्रॉमवेल को पता चली तो क्रॉमवेल ने उनको गिरफ्तारी करने का वारंट जारी कर दिया कि उसको गिरफ्तार करिए। हॉब्स वहाँ से भाग निकले, बोले कि कहीं मुझे फांसी पे लटका न दे, मुझे जेल में न डाल दे। वहाँ से इंग्लैंड छोड़ के फ्रांस आ गया। तो आप समझ सकते हो कि इसका जीवन एक डर के साए में पला है। तो इन्होंने अपना एक कथन है जो विश्व प्रसिद्ध कथन है, स्वयं कहते हैं हॉब्स कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई है। मतलब ये हॉब्स कहते हैं कि मेरी माँ ने 2 जुड़वा भाइयों को जन्म दिया है, एक तो मैं हूँ और एक दूसरा मेरा भय है। भाई यानी डर। ये भयभीत इंसान थे, एक डर के साए में पले रहने वाले इंसान थे, इसलिए ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया। इसलिए आपको ये याद रखना है कि मैं और मेरा भय जुड़वा भाई है, ये कथन किसके द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये था हॉब्स का। अब आप देखिए, कई बार हॉब्स के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो कॉमनवेल्थ शब्द आता है। अब कॉमनवेल्थ आपके नाम, मतलब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कॉमनवेल्थ शब्द आते ही आपको थोड़ा सा एक अलग फीलिंग आती है कि कॉमनवेल्थ क्या हो सकता है, कॉमनवेल्थ का क्या तात्पर्य है। क्योंकि राज्य होता है वो स्टेट कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब नेशनलिज्म में जुड़ जाता है तो फिर वो राष्ट्रवाद में या राष्ट्र में आ जाता है।
तो कॉमनवेल्थ क्या है? तो यहाँ पे आपको स्पष्ट होना है कि कॉमनवेल्थ का तात्पर्य ही राज्य है। हॉब्स राज्य को कॉमनवेल्थ कहते थे। स्पष्ट हुआ? अब देखिए, एक आरजी कॉलिंगवुड है, थिंकर्स हैं पॉलिटिकल साइंस की। आरजी कॉलिंगवुड ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम था न्यू लेवियाथन। अब मैंने आपको ये स्पष्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भी कई बार यूनिवर्सिटी ने प्रश्न पूछा है कि न्यू लेवियाथन की रचयिता कौन है, ये न्यू लेवियाथन की रचना किसने की? तो उनका नाम है आरजी कॉलिंगवुड। आरजी कॉलिंगवुड ने न्यू लेवियाथन पुस्तक की रचना की थी। क्यों? लेवियाथन की रचना किसने की थी? हॉब्स ने। किसने? हॉब्स ने। और न्यू लेवियाथन की आरजी कॉलिंगवुड ने। इसलिए दोनों शब्द आपको याद रखने। नाम लेवियाथन होने से आपको किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लेवियाथन की रचना हॉब्स ने की है और न्यू लेवियाथन की रचना आरजी कॉलिंगवुड ने की है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ, जैसे इनकी पुस्तक है डी सीवे ने हॉब्स, जो डी सीवे पुस्तक है हॉब्स की, इसमें हॉब्स ने संप्रभुता की व्याख्या की है। किसकी? संप्रभुता, यानी सर्वोच्च शक्ति किसके पास होनी चाहिए, इसके संबंध में संपूर्ण अपने विचार जो दिए हैं वो किस में दिए हैं? डी सीवे में। डी सीवे पुस्तक में अपने संप्रभुता के संबंध में विचार प्रदान किए हैं। डी कॉर्पोरे में उन्होंने मानव स्वभाव संप्रभु शासक की व्याख्या की है, यानी मानव का स्वभाव कैसा है, मानव किस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में था, उनके स्वभाव से संबंधित संपूर्ण व्याख्या किसमें की है? मानव स्वभाव, मतलब डी कॉर्पोरे में, ठीक है। एक पुस्तक है इनकी एलिमेंट्स ऑफ लॉ। एलिमेंट्स ऑफ लॉ में, आप लॉ का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, लॉ मतलब विधि अर्थात कानून। तो एलिमेंट्स ऑफ लॉ में उन्होंने विधि की व्याख्या की है। एलिमेंट्स ऑफ लॉ में विधि की व्याख्या की है, ठीक है। अब अपन सबसे महत्वपूर्ण अपने लेवियाथन में ये समझने का प्रयास करते हैं कि लेवियाथन क्या है, किसको लिखी है, लिखने का मकसद क्या था, किसको समर्पित किए हैं, इसका भाव क्या था, ये समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसके बारे में कभी टिप्पणी पूछी जाए तो आप अच्छे ढंग से इसका जवाब दे सकते हो। तो देखो, लेवियाथन है वो फ्रांसीसी गोल्डाफिन को समर्पित किए। एक फ्रांस के प्रमुख शासक थे गोल्डाफिन, ये गोल्डाफिन को समर्पित किए उन्होंने, ठीक है। गोल्डाफिन को समर्पित किए हैं कि इस प्रकार का शासक हो जो गोल्डाफिन हो, और उसी को उन्होंने एक प्रकार से समर्पित किए। इसके 4 भाग हैं। इन्होंने इस लेवियाथन के कितने भाग बताए? 4। पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है, दूसरे भाग में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उल्लेख किया है, तीसरे भाग में चर्च और राज्य के संबंध में विचार दिए हैं, और चौथे भाग में कैथोलिक चर्च के आलोच्य पक्ष का उल्लेख किया है, ठीक है। या फिर वो इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट पार्ट में ऑफ मैन, सेकेंड में ऑफ कॉमनवेल्थ, थर्ड में ऑफ क्रिश्चियंस और फोर्थ में ऑफ किंगडम। इस प्रकार से 4 भागों में विभाजन करके अपने संपूर्ण लेवियाथन की रचना की है। लेवियाथन एक विशालकाय समुद्री राक्षस है, एक कल्पना है इनकी, समझ सकते हैं आप, ये से इनके विचार है। लेवियाथन एक विशालकाय समुद्री राक्षस है जिसके माध्यम से हॉब्स समझौते से उत्पन्न संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज शक्ति का स्वरूप प्रतिपादित किया है। आप देखेंगे कि इस लेवियाथन में जब मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था में जिस प्रकार से समझौता होता है, और उस समझौते में जो संपूर्ण प्रभुसत्ता या संप्रभुता संपन्न राज शक्ति यानी सर्वोच्च शक्ति किसको प्रतिपादित की है? उस लेवियाथन को। उसने अपनी रचना के मुख पृष्ठ पर एक विराट पुरुष या महामानव के रूप में उसे चित्रित किया है। समझ गया? यानी इस संपूर्ण शक्ति का जो केंद्रीय बिंदु है, सर्वोच्च शक्ति का जो आधार है या सर्वोच्च सत्ता संपन्न कोई है, वो राज शक्ति का जो प्रतीक बताया है या स्वरूप प्रतिपादित किया है, वो कौन है? लेवियाथन। इसको एक महान समुद्री राक्षस के तौर पर चित्रित किया है उन्होंने। इस पुस्तक के मुख पृष्ठ पर एक विराट पुरुष महामानव के रूप में इसे चित्रित करने का प्रयास किया है। महामानव भी कह सकते हैं लेवियाथन को, कि महामानव अर्थात लेवियाथन की सारी देह यानी शरीर
पूरा शरीर छोटे छोटे मनुष्यों से भरी हुई है, छोटे छोटे मनुष्यों से भरी हुई है, जो सूचित करती हैं सबने अपने अधिकार इसे देकर सामाजिक समझौते से प्रभुसत्ता संपन्न लेवियथन का निर्माण किया है। अब देखो, लेवियथन है वो एक बहुत बड़ा महामानव है, बहुत बड़ा महामानव है, और उसके शरीर में छोटे छोटे जो उसका शरीर है, उस शरीर में हम छोटे छोटे मनुष्य के रूप में हम सभी हैं, अर्थात पूरे राज्य के जो लोग हैं वो किस में समाहित हैं, उस महामानव की देह में और महामानव के शरीर में। और ये सूचित करता है अर्थात प्रदर्शित करता है कि सभी लोगों ने अपने अधिकार किसको दे दिए हैं, सामाजिक समझौते के माध्यम से इस लेवियथन को दिए हैं, अर्थात इस सभी ने अपने अधिकार समर्पित करके इस लेवियथन का निर्माण किया है, और हम सब लोग उसके अंदर समाहित हैं, हम उससे ऊपर नहीं हैं। ठीक है। इसके दाएं हाथ में तलवार, बाएं हाथ में धर्मदंड धारण किए खड़ा है, अर्थात एक हाथ में तलवार की शक्ति है, दूसरे हाथ में धर्मदंड की शक्ति उसके पास है, अर्थात शासन और धर्म दोनों क्षेत्रों में उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। बात समझ में आई? वो धर्म के अधीन नहीं है, बल्कि धर्म के मामले में भी वो सर्वोच्च है और शासन के मामले में भी सर्वोच्च है। बात स्पष्ट हुई? इसलिए व्यापर कहते हैं कि हॉब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है। कहने का तात्पर्य, हॉब्स की जो ये रचना है, कृति है लेवियथन, ये लेवियथन आज तक के राजनीतिक विचारों का जो इतिहास है उसमें संपूर्ण संप्रभुता की जो व्याख्या हुई है वो केवल एकमात्र किसमें हुई है, हॉब्स के लेवियथन में। ये व्यापर का कथन है। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि लेवियथन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेवियथन में दी हुई विचार ही हमारे सिलेबस में है, उसी के विचारों को हम व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेवियथन एक महामानव की कल्पना है, और महामानव की देह रूपी शरीर में हम सब मनुष्य उसके छोटे छोटे अंग के रूप में हैं। हमने हमारे सभी अधिकार इस महामानव को सौंप दिए हैं। सर्वोच्च शक्ति किसको सौंप दी है? इस महामानव को। ठीक है, इस महामानव को सौंपते हुए इन्होंने संपूर्ण शक्ति को अपने केंद्रित किया है, और हम सभी लोगों को अपनी शक्ति का पूरा नियंत्रण, पूरी शक्ति उसमें समाहित करते हुए समर्पित कर दी है। इसके दाएं हाथ में तलवार, बाएं हाथ में धर्मदंड धारण किए खड़ा है, अर्थात शासन और धर्म दोनों क्षेत्रों में से सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। ये हो गए लेवियथन के बारे में। अब हम समझते हैं विभिन्न विद्वानों के मत। अब देखो, इस लेवियथन के बारे में किन किन अलग अलग राजनीतिक आलोचकों ने क्या क्या बातें रखी हैं। देखो, एक है व्हाइट हॉल। व्हाइट हॉल ने इस लेवियथन के बारे में क्या बताया है कि विद्रोही की प्रश्नोत्तरी, एक प्रकार से विद्रोही की प्रश्नोत्तरी है। कौन? लेवियथन। दूसरा उन्होंने क्या बताया? पोप लीला का षड्यंत्र। पोप लीला का षड्यंत्र है ये। और सांप से भी अधिक जहरीली कौन? लेवियथन। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो कि विद्रोही की प्रश्नोत्तरी या पोप लीला का षड्यंत्र या सांप से भी अधिक जहरीली, किसका उल्लेख किया गया है, किसके बारे में ये बताया गया, तो आपको स्पष्ट करना है कि ये सब कुछ किसके? लेवियथन के बारे में व्हाइट हॉल ने अपने कथन प्रतिपादित किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्लेरेंडन ने भी ये कहा है कि विश्वासघातों से भरी हुई है। कौन? लेवियथन। लेवियथन में विश्वासघात के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, ये विश्वासघातों से भरी हुई है। ठीक है, और इसने तो क्लेरेंडन ने तो क्या किया, लेवियथन पुस्तक को भी जला दिया था। लेवियथन पुस्तक को ही उन्होंने जला दिया था कि ये बहुत विश्वासघातों से भरी हुई है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, ब्रेमहिल ने क्या कहा था? ब्रेमहिल ने इसे कहा था कुत्तों का तमाशा। कुत्तों का तमाशा। किसने? ब्रेमहिल ने, कि ये कुत्तों के जैसा तमाशा है और कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कोई खास नहीं है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कथन कहा था कि नील नदी भी इतना कूड़ा करकट लेकर नहीं आती जितना लेवियथन लेकर आता है। अब देखो, नील नदी है, अफ्रीका की नदी है जो बहुत लंबी नदी है। नील नदी भी अपने कई देशों से बहती है, तो जितना नील नदी अपने साथ कूड़ा करकट लेकर नहीं आती है, इतना ये लेवियथन लेकर आता है। तो ये बहुत बेकार है, बहुत घटिया है। ऐसा ब्रेमहिल का कथन था। ठीक है, आपको मानना यही नहीं है, केवल ब्रेमहिल ने क्या कहा है वो आपको समझना है।
सी वाहन, ये भी हमारे एक राजनीतिक चिंतक हैं। ये भी यही कहते हैं कि राजनीति को निष्फल बना दिया। किसने? लेवियथन ने राजनीति को निष्फल बना दिया, अर्थात राजनीति का कोई अस्तित्व ही नहीं रखा, उसको बिल्कुल निष्फल बना दिया। अगला है माइकल ऑक्साइट। माइकल ऑक्साइट ने इसे अंग्रेजी का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया है। माइकल ऑक्साइट ने इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया है। ठीक है। उसी प्रकार से कॉलिंगवुड, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉलिंगवुड इससे बेहद प्रभावित थी और इससे प्रभावित होकर उन्होंने न्यू लेवियथन की रचना की थी। तो इस प्रकार से अलग अलग जो विचारक हैं, इन सभी ने अपने अपने विचार दिए, इसके बारे में अपने कथन दिए। उनसे जो भी अगर उपयुक्त लगा तो उपयुक्त, जिनको जैसा लगा उस प्रकार से इसका अपनी आलोचना की टिप्पणी की। अभी 2009 की बात कर रहा हूँ आपको। 2009 में वेस्टरफील्ड ने लेवियथन पुस्तक को पुनः लिखने का प्रयास किया था। वो अलग बात है कि सफल हुए न हुए, लेकिन आपसे कभी पूछा जाए तो ये भी याद रखना है कि 2009 में वेस्टरफील्ड नाम के व्यक्ति ने लेवियथन पुस्तक को पुनः लिखने का प्रयास किया था। ठीक है। तो ये थे हॉब्स के लेवियथन के संबंध में कुछ तथ्यात्मक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी। कई बार छोटे छोटे व्हाइट हॉल के, क्लेरेंट के, ब्रेमेल के, माइकल ऑक्साइड के, इन सभी के जो कथन है इनके बारे में पूछा जाए तो आप, या फिर कोई बड़ा प्रश्न, कोई आलोचनात्मक प्रश्न आ जाए तो उसमें भी आप अपनी बात रख सकते हैं। तो कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी, इससे आपको वाकिफ कराना बेहद जरूरी था। तो ये थे हॉब्स के लेवियथन के संबंध में कुछ प्रमुख विचार।